Welcome to Virtual Learning Network. Business Involvement, Session 12, Regulation of Capital Market. Topics to be covered include Regulation of Capital Markets, an overview, Regulatory Framework for Issue of Capital, SEBI Guidelines, which will include the eligibility norms, pre-issue obligations, post-issue obligations. Next is regulatory framework for controlling stock market operations, which will include powers of the central government, powers of SEBI in relation to stock exchanges, amendment of SEBI Act in 2002. Next topic is regulation of corporate takeovers. First, we will start with the regulation of capital markets with an overview. Regulating the business in stock exchanges and any other security markets. Registering and regulating the working of market intermediaries, that is registrars and transfer agents, portfolio managers, underwriters, etc. Restricting and regulating the working of collective investment schemes and including regulation mutual funds. Promoting and regulating self-regulatory organizations. सेबी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले कुछ प्रिंसिपल लेजिस्लेशंस थे जो कि कैपिटल मार्केट को गवर्न करते थे, जैसे कुछ कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट था 1956 जो कि प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट करता था, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1956 जो सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करता था। कुछ मेजर्स हैं कैपिटल मार्केट के जिसमें है कि जो बिजनेस हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी सिक्योरिटी मार्केट में उसको रेगुलेट करना, जो मार्केट के इंटरमीडिएट्स हैं जैसे अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, रजिस्ट्रार्स, ट्रांसफर एजेंट्स, इनको रेगुलेट करना, इनके काम को देखना, जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं उनको रेगुलेट करना और जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और भी बढ़ावा देना और उनको रेगुलेट भी करना। Prohibiting fraudulent and unfair trade practices in securities market, promoting investors' education and training of intermediaries of securities market, prohibiting insider trading in securities, substantial acquisition of shares and takeover of companies, levying fees, other charges for the other purposes and perform such other functions as may be prescribed। जितने भी fraudulent एक्टिविटीज हो रही हैं, जो अनफेयर एक्टिविटीज हो रही हैं सिक्योरिटीज मार्केट को, उनको हटाना, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मार्केट की तरफ उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सब्सटैंशियल जो एक्विजिशन होता है शेयर्स का और जो टेक ओवर है कंपनीज का, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोवाइड करना, फी चार्जेस जो लगते हैं वो लगाना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इश्यू ऑफ कैपिटल, सेबी गाइडलाइंस। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। पहला है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। हर कंपनी के लिए जरूरी है कि वो एक इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज आईपीओ दे जब भी वो जब भी वो स्टार्ट हो रही हो। कुछ कंडीशंस होती हैं उसके लिए जो जरूरी है वो सेटिस्फाई करे। जैसे पहले है कंपनी इज नॉट बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। जो भी कंपनी जो प्लान कर रही है पब्लिक इश्यू के लिए सिक्योरिटीज का, वो कोई ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि बैन है सेबी के द्वारा, जो कि कैपिटल मार्केट में एक्सेस कर ही नहीं सकती है। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। इनिशियल पब्लिक ऑफर देना सिक्योरिटीज का कंपनी के लिए जरूरी है कि वो प्रिपेयर करें, ड्राफ्ट ऑफर करें डॉक्यूमेंट
जैसे जो भी मेथड प्रेस्क्राइब किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, और वो सेबी में फाइल करें। एटलीस्ट 21 डेज बिफोर वो फाइल करें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। कोई भी कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती है सिक्योरिटीज का अगर उसने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल किया है, नहीं दिया है अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय अनलिस्टेड कंपनीज। जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए जरूरी है कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफर करें अपने इक्विटी शेयर्स या सिक्योरिटी के लिए, जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं या एक्सचेंज हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स पे लेटर डेट पे। पब्लिक इशू बाय लिस्टेड कंपनी, एक जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को एलिजिबल बनाए कि वो पब्लिक में अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर सके। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। जो प्रोविजंस हैं एलिजिबिलिटी के लिए अनलिस्टेड कंपनीज के लिए वो यही है कि वो एक आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर दें लिस्टेड कंपनीज में। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्री इशू ऑब्लिगेशंस। प्री इशू ऑब्लिगेशंस में कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसके लिए जरूरी है कि वो ड्यू डिलिजेंस जरूर रखे। जो स्टैंडर्ड होता है ड्यू डिलिजेंस का वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि जो मर्चेंट बैंकर है वो सेटिस्फाई कर सके अपने आप को जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ऑफर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ फी। जो मर्चेंट बैंकर है उसके लिए जरूरी है कि वो रिक्विजिट फी पे करे अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ जो कि सेबी के द्वारा फाइल होंगी। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं लीड मैनेजर के द्वारा, जिसमें पहला है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि एंटर होता है एक लीड मर्चेंट बैंकर के बीच में और एक इश्यूअर कंपनी के बीच में। दूसरा है इंटर से एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जैसे कि शेड्यूल 3 सेबी गाइडलाइंस में मेंशन्ड है वैसे देना। सर्टिफिकेट साइन होने चाहिए कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर। एक एलिजिबल मर्चेंट बैंकर के लिए जरूरी है वो तभी अपॉइंट हो सकता है जब वो एक इश्यू को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग। जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए अपने आप को कि उसकी एबिलिटी एज अंडरराइटर क्या है, क्या वो डिस्चार्ज कर पा रहा है अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस या नहीं। प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट, जैसे ही फाइनल ऑब्जर्वेशंस रिसीव होती हैं, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट रिसीव होता है बोर्ड के थ्रू, जो इश्यूअर कंपनी होती है वो एक एडवर्टीजमेंट देती है इंग्लिश नेशनल डेली में और एक वन हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर में और एक रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, उस जगह पे जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ये फॉर्मेट में होना चाहिए पार्ट ए शेड्यूल 20A के अकॉर्डिंग जो कि सेबी गाइडलाइंस में दिया गया है। नेक्स्ट इज नो कंप्लेंट सर्टिफिकेट। 21 डेज के बाद जब ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पब्लिक में बन चुका है, जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसके लिए जरूरी है कि वो एक स्टेटमेंट फाइल करे बोर्ड के साथ जिसमें वो एक कंप्लेंट्स मेंशन, लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स मेंशन कर सके। नेक्स्ट इज पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशंस। कुछ पोस्ट इश्यू ऑब्लिगेशंस भी हैं
जैसे पोस्ट इश्यू मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स जो होनी चाहिए वो सबमिट हो जानी चाहिए विद इन 3 वर्किंग डेज, जिस डेट पे ड्यू है। रेड्यूसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस, जो पोस्ट इश्यू होता है लीड मर्चेंट बैंकर का, उसको अपने आप को एक्टिवली एसोसिएट करना चाहिए पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज से। पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज हो गई फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट, रिफंड, डिस्पैच, ये सब। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन विद इंटरमीडिएट्स। जो पोस्ट इश्यू लीड मर्चेंट बैंकर होता है उसके लिए जरूरी है वो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाए रजिस्ट्रार्स के साथ। अंडरराइटर्स, लीड मर्चेंट बैंकर्स के लिए जरूरी होता है कि वो इंश्योर करें कि जो अंडरराइटर्स हैं वो अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं विद इन 60 डेज, उस डेट से जहां पे वो इशू क्लोज होना है। नेक्स्ट इज पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट्स। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट्स में लीड मर्चेंट बैंकर उसके लिए जरूरी है कि वो ये देखे कि एडवर्टीजमेंट दिया गया है और एडवर्टीजमेंट में कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स दी गई हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल डिटेल्स रिगार्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन या बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या है, क्या नंबर है, क्या वैल्यू है, क्या परसेंटेज है उस एप्लीकेशन की, नंबर वैल्यू क्या है सक्सेसफुल अलॉटीज की, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है डिस्पैच का, रिफंड ऑर्डर्स का, डेट ऑफ डिस्पैच क्या है सर्टिफिकेट्स का, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है लिस्टिंग एप्लीकेशन का, ये सब चीजें। पोस्ट नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। जो पब्लिक इश्यू होती है सिक्योरिटीज की, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के, उनके लिए जरूरी होता है कि वो पोस्ट इशू लेड एडवर्टीजमेंट, पोस्ट इशू जो लीड मर्चेंट बैंकर होते हैं, जो रजिस्ट्रार्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनल अलॉटमेंट के लिए। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड मर्चेंट बैंकर की कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि वो ये देखे कि जो शेयर सर्टिफिकेट है या फिर जो रिफंड ऑर्डर्स हैं या जो डीमैट क्रेडिट है वो डिस्पैच हुआ है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सारे जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं लिस्टिंग से या जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वो सब देखना। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। The attention of the government was drawn from time to the ills of stock exchange, as a result of which Security Contracts Regulation Act was passed in 1956 to regulate and control stock market operations in the wider interest of the financial market institutions and investors. जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स था वो फ्रेम हुआ था 1957 में। बेसिकली ये एक्ट फरवरी 20, 1957 में आया और इस एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो यही कि स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करवाना, एक कंट्रोल रखना ट्रेडिंग मेथड और प्रैक्टिसेस पे, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं सिक्योरिटीज में, उनको रेगुलेट करना और सिक्योरिटीज को भी लिस्टिंग करना उनकी। पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है कि कुछ मेजर्स वो ले सके। कुछ पावर्स होते हैं उनके पास, जैसे ग्रांट एंड विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन टू एनी स्टॉक एक्सचेंज, अप्रूवल ऑफ रूल्स एंड बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, direct stock exchange to make or amend rules and by e-laws in certain cases, call for periodical returns and specific information from stock exchanges, conduct inquiry on the members or on the stock exchange.
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, ये वो पावर्स हैं। पावर्स ऑफ सेबी इन रिलेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। सेबी के पास क्या पावर है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड? पहला है, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, या जो भी और मार्केट के इंटरमीडिएटरीज हैं, उनको रजिस्टर्ड करना। जो डीलर्स हैं सिक्योरिटीज में, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना। स्टॉक एक्सचेंज की इंस्पेक्शन करना। जो मेजर्स लिए जाते हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में या कॉन्फिडेंस जो होता है सेकेंडरी मार्केट में। रेगुलेशंस लेना इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। अमेंडमेंट ऑफ सेबी एक्ट इन 2002, कुछ की चेंजेस हुए थे सेबी एक्ट में 1992 में, ताकि सेबी के पास कुछ पावर्स हो सके। जैसे पहला था कि पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। जो बोर्ड ऑफिसर्स थे वो आम थे कि उनके पास एक सर्च वारंट होता है, जो कि उनको ऑब्टेन होता है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, जिससे वो अपना सर्च कंडक्ट कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अथॉराइजेशन मिलती है, जिसके थ्रू सेबी किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। पावर टू इंपोज हायर पेनाल्टीज। सेबी के पास पावर है कि वो पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। पहले ये 5 लाख की थी और अब ये बहुत ज्यादा इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो मैक्सिमम फाइन है जो इंपोज हो सकता है वो 25 करोड़ है। और कुछ अदर तरह के वायलेशंस के लिए जैसे नॉन डिस्क्लोजर या मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी, ये 1 करोड़ तक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन बोर्ड मेंबरशिप। जो स्ट्रेंथ है सेबी बोर्ड की वो इंक्रीज हो गई है 6 से लेकर 9 तक, जिसमें 3 फुल टाइम डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट टेक ओवर्स। Combination or merger of enterprises in which one acquires the assets and liabilities of another in exchange for cash or shares and or debenture is generally known as merger through acquisition or absorption or takeover। जब एक फर्म दूसरे को एक्वायर कर लेती है, दूसरे को होल्ड कर लेती है और उनको एक्सचेंज में कैश, शेयर्स या डिबेंचर्स प्रोवाइड करती है, उनको हम मर्जर थ्रू एक्विजिशन बोलते हैं। बेसिकली इसका अपना ही एक एडवांटेज है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे जो कंपनी है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करेगी, उसकी एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड होंगी और स्टेबिलिटी आएंगी, हाई प्रॉफिट्स आएगा उसके पास। जो वर्किंग प्लांट है, इक्विपमेंट है, वो बहुत जल्दी अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। इजी मार्केट जो होती है इस कंटेक्स्ट में, जो कंपटीशन इन्वॉल्व करती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, ऑपरेशन एफिशिएंसी का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ये सब इन्वॉल्व है। और एक मैनेजरियल कॉम्पिटेंस अचीव होता है कॉर्पोरेट टेकओवर से। Now we have certain questions, do it yourself. First is, SEBI has been entrusted with the main responsibility to adopt suitable measures for protecting the interest of investors in securities and promoting the development and regulation of stock market. Discuss. Second is, discuss the post-issue obligations of the lead merchant banker to the public issue of shares. That's all for this session. Thank you.